नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारे प्यारे शिक्षक साथियों और साथ ही सभी मतदातागण आदाब। आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं और साथ ही यूट्यूब चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस पे आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। आज के इस लाइव सेशन में हम आपके दरमियान बहुत सारे टॉपिक जो ख़ास बात मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट जो आई है उसके हवाले से अवगत कराना चाहते हैं। और आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन नोट्स या मैसेज के ज़रिए भी समझ पाए होंगे, और साथ ही आपको मैं जानकारी भी वाज़ह करते चलूं कि आज का हमारा जो वीडियो है सर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संदर्भ में हमारा ये ख़ास वीडियो है। और इसमें हम बहुत सारे सवालों के जवाब आपके दरमियान रखने वाले हैं। आप सभी से अपील होगी कि इस वीडियो के लिंक को जल्दी से दूसरे ग्रुप तक, दूसरे दोस्तों तक, अहबाब तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बातें मैं आपके दरमियान रखूं पूरी पुख्तगी के साथ एथेंटिक तरीके से सत्य पे आधारित सारी चीज़ें होंगी और बिल्कुल वास्तविक चीज़ें मैं आपको अवगत कराने वाला हूं। और कौन कौन सी परेशानियां, किस तरह की तैयारी आपकी इस एसआईआर के संबंध में होगी, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराने वाला हूं। तो आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि जल्दी से इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस और साथ ही हमारे ऑफिशियल यार मोहम्मद अंसारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और साथ ही फेसबुक चैनल पे भी पोस्ट कर दिया है। और हमारे यूट्यूब चैनल से को सब्सक्राइब कर जुड़ने के बाद आप हमें फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आप जल्दी से इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आज की जो भी ख़ास अपडेट है आपके दरमियान इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज 31 जुलाई 2025 है। कल यानी 1 अगस्त से अब दूसरा चरण शुरू होने वाला है विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के संदर्भ में। बहुत सारी खास बातें आपके दरमियान लेके आ चुके हैं और जल्दी से लिंक को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। तो आइए अब हम इस वीडियो के हवाले से एक खास समय के अनुसार, निर्धारित मापदंड के अनुसार किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं पहले आपको अवगत कराते चलें, ताकि आप इस वीडियो के खास मकसद को, खास इम्पोर्टेंट अपडेट्स को बखूबी तौर पे समझ सकें। और हम अपने नाजरीन, अपने दर्शक से भी आग्रह करेंगे कि पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जानकारी में पहले से अवगत हैं, अच्छी बात है। अगर जो अपडेट्स आपको पहले नहीं मिल पाई है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। आइए एक के बाद दिगरे हम सवालों को पहले आपके दरमियान वादा कर दें। और हमारे इस वीडियो के लिंक को, जो आप लाइव सेशन अभी आप देख रहे हैं, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला जो हमारा है सवाल, या फिर आपको अवगत कराते चलें, आपको जानकारी देते चलें कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 जो बिहार में लागू हो चुका है, इसका पहला चरण सफलतापूर्वक हम सब ने कंप्लीट भी कर लिया है। अब अगले चरण की तैयारी सीईओ बिहार के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सभी निर्वाचकों को भी इसकी इंतज़ार है। और साथ में जो भी मतदान के स्तरीय पदाधिकारी हैं, बीएलओज हैं, वो भी अपने बिल्कुल एकाग्रता के साथ, मेहनत के साथ काम में लग चुके हैं। और अगला जो नया फेज़ शुरू होने वाला है कल से, उसके बारे में बड़ी अपडेट है। आपको बताते चलें, जो पहला फेज़ हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड फेज़ की तरफ हम चलने वाले हैं। पहले फेज़ में आप सबने कोऑपरेशन किया, साथ दिया। सीईओ बिहार के माध्यम से जो दिशा निर्देश आते रहे उस पे हम सब ने अमल किया। और एज ए बीएलओ के तौर पे, बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पे मैं भी उस काम से संलग्न हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। अब इसमें जो भी काम पहले में हुआ, जो भी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आपका सत्यापन या फिर फिल जो एनुमरेशन फॉर्म है, गणना प्रपत्र को भरना था, उसके माध्यम से वो चरण कंप्लीट हो चुका है। और चूंकि गणना प्रपत्र में जो 11 दस्तावेज चिन्हित किए गए थे, उनको उस समय ढील दे दी गई थी, राहत दे दी गई थी कि ये दस्तावेज अभी आपको नहीं देने, लेकिन आने वाले भविष्य में ये दस्तावेज आपको देने पड़ सकते हैं, जैसा कि आदेशानुसार ऊपर से जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है। तो अब सर इंटेंसिव रिवीजन 2025 के संदर्भ में दस्तावेज का जो फर्स्ट प्रारूप था, यानी इनुमरेशन फॉर्म का ऑनलाइन अपडेशन हो चुका है, उसका डेटा भी पब्लिश हो चुका है। कई बिहार के ऐसे कई सारे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे 100% काम हुआ है। और अमूमन हम आंकड़ा अगर देखें, एवरेज यानी
औसत तो ये काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कल यानी 1 अगस्त 2025 को अब पूरे बिहार में नया जो ड्राफ्टिंग पब्लिकेशन है वोटर लिस्ट का, यानी कि इसके तहत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होगा। 1 अगस्त को पूरे बिहार में होना है। और साथ ही अपने घर के जो भी वोटर हैं, आप मतदाता हैं, तो अपने वोटर लिस्ट को भी क्रमानुसार पता करने के लिए या नाम है या नहीं, अन्यथा इसकी भी जानकारी आप ईपिक के माध्यम से, यानी वोटर संख्या जो है आपका ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको 1 अगस्त 2025 को नया वोटर लिस्ट पब्लिकेशन होगा। इसका मतलब कि ये प्रारूप है, ड्राफ्टिंग है, जिसपे बहुत सारी आपत्तियां होंगी, बहुत सारी चीजें और भी उसके साथ होंगी। अंतिम जो प्रकाशन है उसके संदर्भ में भी हम बताने वाले हैं। तो मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन है वो कल यानी 1 अगस्त को होना है। इसके अलावा 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर 2025 तक, यानी 1/8/2025 से 1/9/2025 तक दावा आपत्ति का कार्यक्रम होगा। यानी उस पे जो भी अगर किसी मतदाता पे आपको संदेह है कि उसका नाम निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जोड़ा गया है, रखा गया है, वो नहीं होना चाहिए, उस पे आप आपत्ति कर सकते हैं। या जिन मतदाताओं का नाम किसी कारणवश छूट गया हो या डिलीट हो गया, उस पे भी आप आपत्ति कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप उसी विधानसभा क्षेत्र यानी निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए। मिसाल के तौर पे जिस जगह से मैं अभी लाइव हूँ, ये 194 आरा विधानसभा क्षेत्र है। तो इसी क्षेत्र का कोई मतदाता, वो संबंधित मतदाता या दूसरे अन्य निर्वाचकों या जिनका नाम डिलीट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, उसके बारे में दावा कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक चलने वाली है। इसके बाद 1 सितंबर से ही उसी दरमियान यानी 1 सितंबर से लेके 25 तक जो होगा वो उस पे फिर बीएलओ के माध्यम से उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें जो भी एआरओ हैं, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं या भूमि समाहर्ता जो होते हैं, डीसीएलआर वगैरह, उनके स्तर से उस पे कार्रवाई की जाएगी। अगर ये त्रुटिपूर्ण है या दावा जो है सत्य पाया जाता है तो उस पे कार्रवाई की जाती है। लेकिन दावा और आपत्ति का भी एक प्रारूप है, एक ढांचा है उसका। ये है कि उसके लिए जो दावा फॉर्म होगा, साथ में जिस भी मतदाता से संबंधित दावा किया जा रहा है उसका वास्तविक पूरा डिटेल प्रमाण होना चाहिए। और वो एक अगर किसी का नाम जोड़ने से संबंधित है तो 6 नंबर के फॉर्म से, या विलुप्त करने के संबंधित है तो 7 नंबर फॉर्म, जैसा कि आप सभी फॉर्म 6 और 7 के अवगत करा देंगे, उसके बारे में भी अब आगे बता देते हैं। इसके बाद ये 25 सितंबर तक कार्यक्रम होगा जिसमें दावा आपत्ति लिए जाएंगे, उससे संबंधित निपटारा होगा, और अंततः 25 नवंबर 2025 को दावा आपत्ति का कार्यक्रम यानी जो भी प्रोग्राम है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अंतिम जो अंतिम मतदाता सूची यानी निर्वाचक सूची का जो प्रकाशन होगा वो है 30 सितंबर 2025 को, गुरुवार के दिन अंतिम प्रकाशन होगा। उसके बाद उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और उस इस संबंध में और भी बहुत सारे अपडेट हैं, उसको हम एक के बाद दूसरे बताते चलेंगे। तो ये मुख्य रूप से आप समझ लें कि कल यानी कि 1 अगस्त 2025 को आप अगर अपने ईपिक यानी वोटर आईडी नंबर से अगर आपने अपना बूथ और क्रम संख्या देखा होगा तो ये आश्वस्त हो लें कि अगली बार आप चेक कर लें उसे, चूंकि ज़रूरी नहीं कि जो क्रम संख्या आपने कहीं पे अपने रजिस्टर में या किसी जगह पे आपने नोट किया होगा, लिखा होगा, वो वही क्रम संख्या आने वाले समय भी रहे। चूंकि बूथ और क्रम संख्या वोटर की संख्या पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी बूथ में वोटर की संख्या बढ़ते हैं तो अमूमन आपका जो क्रम है वो भी बदल जाएगा, या फिर कई बार ड्राफ्ट पब्लिकेशन के तौर पे वहाँ पे आपका बूथ संख्या भी चेंज हो जाता है। तो आम तौर पे अभी क्या हुआ है उसके बारे में भी हम अवगत कराएंगे, आपको बताते चलेंगे। इसके अलावा आप समझ लें कि दावा आपत्ति की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार होगी। तो ये मुख्य रूप से चूंकि फॉर्म जो होता है इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म है, पहले इसका कुछ और फॉर्मेट था, अब इसका नाम संख्या बदल चुका है, फॉर्म 6, 7, 8 मुख्य रूप से जो फॉर्म भरे जाते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्म है, उसके बारे में आमतौर पे चर्चाएं नहीं होती है क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें उतनी नहीं पड़ती है। फॉर्म 6 अर्थात किसी भी मतदाता का नाम अगर जोड़ना होता है न्यू वोटर के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भरना होता है। साथ ही फॉर्म 7 जो होता है वो किसी भी मतदाता पे आक्षेप करने, हटाने के लिए या आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 नंबर का फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म 8 जो होता है वो सुधार करने के लिए होता है मुख्य रूप से,
और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म हैं जैसा कि मैंने बताया। आने वाले समय में फॉर्म का ये जो सीरियल क्रमांक है ये भी बदल जाने वाला है। ठीक है, तो उस जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपके दरमियान ये लाइव सेशन के दरमियान के साथ में आपके दरमियान पेश होते रहेंगे। बहरहाल दावा की जो प्रक्रिया होगी वो मुख्य रूप से 6 और 7 के संदर्भ में ज़्यादातर देखी जाती हैं। यानी किसी मतदाता का नाम जोड़ा जाना था, कारणवश नहीं जुड़ पाया, या फिर जुड़ा भी तो उसमें कुछ त्रुटियां हैं, या फिर गलत मतदाता का नाम शासन क्षेत्र में जोड़ दिया गया है, तो इस संबंध में होते हैं। इसके अलावा जो मतदाता का नाम कटना चाहिए था वो नहीं कटा, जो नहीं कटना चाहिए था वो डेथ की कैटेगरी में या शिफ्टेड या absent के कैटेगरी में होके नाम डिलीशन हो गया, कट गया है। तो ये भी एक समस्या हो सकती है। इसे एसडी के क्रम में रखते हुए फॉर्म 7 का प्रारूप देखा जाता है। अब है अगला ये कुछ सवाल है कि मतदान केंद्र में परिवर्तन। जी हाँ, अभी वर्तमान समय में मतदान केंद्रों में एक भारी परिवर्तन देखने को मिला है। आपको अवगत कराते चले, बड़ी अपडेट आपके बीच लेके आए हैं, और हम जो भी न्यूज़ लेके आते हैं उसके पहले प्लानिंग होती है, पूरी जांच पड़ताल होती है, और कोशिश करते हैं कि जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो सत्य हैं, वही आपके दरमियान रखा जाए। तो मतदान केंद्रों में परिवर्तन हो चुका है। अभी आप जिस आज से पूर्व जो मतदान केंद्र आप सर्च करते रहे हैं, या जिस वोटर लिस्ट क्रम संख्या के अनुसार आपका किसी बूथ में अगर नाम है, बूथ यानी कि मतदान केंद्र संख्या, जिसको हम बूथ नंबर भी बोलते हैं, पार्ट नंबर बोला जाता है, उसको भाग संख्या भी बोलते हैं, ये सब एक ही चीज के नाम है। जिस जगह पे आप वोट देते हैं उसका एक क्रम संख्या होता है, और साथ में उस मतदान केंद्र का नाम होता है, जिसमें अलग अलग हिस्से या अलग अलग एंगल भी होते हैं, जैसे उत्तरी भाग, मध्य भाग, और दक्षिण भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। तो ये दिशाएं होती हैं जिसकी वजह से वोटर की वास्तविक जो स्थिति है वो तय की जाती है। ठीक है, और मतदान केंद्र में परिवर्तन के बारे में हम बात कर रहे थे। मतदान केंद्र में यकीनी तौर पे कल का जो प्रारूप प्रकाशन होगा वोटर लिस्ट का, मतदाता सूची का, उसमें आप पाएंगे कि आपका क्रम संख्या यानी मतदाता का जो भाग संख्या है, पार्ट नंबर कहें या फिर बूथ नंबर कहें, वो चेंज हो चुका है। साथ ही क्रम संख्या भी चेंज हो सकता है। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा दस्तावेज संग्रहण जो कि 1 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा, कल से डॉक्यूमेंट्स के वोटर लिस्ट के प्रकाशन के साथ में ही। तो वो आप जो भी दस्तावेज, उसमें 11 दस्तावेज प्रारूप के तौर पे बताए गए हैं, उसका आप बखूबी तौर पे अवलोकन कर चुके हैं। आप जानते भी होंगे किन किन दस्तावेज के संदर्भ में है। और उसमें मुख्य रूप से जो है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद और वंशावली जिसको कहते हैं, पारिवारिक, जिसको जनगणना के अनुसार रखा जाता है। इसके अलावा 1987 से पहले अगर एलआईसी के पेपर है, या फिर बिजली बिल है, या फिर बैंक का पासबुक है, वो देना है, या फिर अगर आप सरकारी कर्मी के तौर पे रिटायर कर चुके हैं, पेंशनधारी हैं, वो दे सकते हैं। वो वन अधिकार जो संग्रहण क्षेत्र है, जहाँ पे जंगल क्षेत्र है और सरकार के माध्यम से आपको रजिस्टर करके उसमें नाम बसाया गया है, उससे संबंधित भी कोई प्रमाण अगर उपलब्ध है तो वो दे सकते हैं। इसके अलावा एनआरसी जिन जगहों पे भारत में लागू की गई है, एनआरसी रजिस्टर के माध्यम से भी हैं। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं, क्राइटेरिया हैं, जिसको कई श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से जो 11 दस्तावेज हैं उनकी बात की जा रही है। तो 11 दस्तावेज की आप तैयारी कर लें। मेरी राय होगी कि आप अपने दस्तावेज में सबसे ज़्यादा जो वरीयता दें, चूँकि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो यकीनी तौर पे मैट्रिक का यानी मैट्रिकुलेशन अंक पत्र या प्रमाण पत्र देगा, जैसा कि उसी 11 दस्तावेज में ये शामिल है। अगर पढ़े लिखे आप नहीं हैं तो 2003 के अगर मतदाता हैं तो ये एक बड़ा बेनिफिट है, इसके बारे में भी हम अलग से चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो ये हो गया दस्तावेज संग्रहण का काम कल से शुरू हो जाएगा। आप दस्तावेज कलेक्शन अपना बनवा लें, और साथ ही हम सहूलियत के मुताबिक आपको ये मशवरा करते चलें कि जन्म प्रमाण पत्र महिलाओं के लिए चूँकि डिफ़िकल्ट है, चूँकि जन्म प्रमाण पत्र जो होता है वो किसी भी महिला या पुरुष के बनवाने में समस्याएं पैदा होती है, उसका लंबा अवधि लगता है उसमें बनवाने में। और जो है जाति प्रमाण पत्र महिलाओं के लिए पिता के आधार पे तय होता है। ये भी एक चैलेंज होता है कि मान लीजिए कहीं के और रहने वाली हैं, शादी कहीं और हो गई, तो फिर वहाँ के लिए दस्तावेज तैयार करने हैं। अब उसके मायके का बनेगा, ना कि ससुराल का। लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र में ये सुविधा है कि आप जिस जगह आवास निवास कर रहे हैं उस जगह से संबंधित आप प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो ये महिला और पुरुष दोनों के लिए सुविधाजनक होगा कि आवासीय प्रमाण पत्र बनाएं। आवासीय प्रमाण पत्र की जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो ऑनलाइन है।
ऑनलाइन आरटीपीएस बिहार पे आप ऑनलाइन करेंगे, जिसमें आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर की आवश्यकता होती है, और उस प्रमाण पत्र को आप ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए अब अगले सवाल को देखते हैं और एक एक करके हम पॉइंट को रखते जाएंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी, दुश्वारी अगले चरण जो कि एसआईआर के संबंध में होने वाले हैं, उससे आप पूरी तरीके से अवगत हो पाएंगे। आपसे मुद्दमाना अपील है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। और इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब अगले सवाल को लेते हैं। नए मतदाताओं के लिए कौन कौन सी चुनौतियां होंगी? अब बड़ी चुनौतियां फेस करनी पड़ सकती है, खास तौर पे नए मतदाताओं के लिए। और जो पुराने मतदाता हैं वो अपने नाम को रखने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, आप बखूबी तौर पे अखबारात के माध्यम से, अपने बीएलओज के माध्यम से, अपने स्थानीय प्रतिनिधि के माध्यम से भी अवगत होते रहे होंगे। तो ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती रही हैं, और अब नए मतदाताओं के लिए चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। चूंकि पहले क्या होता था कि जिस भी मतदाता का यानी वोटर का नाम आप न्यू रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 18 साल होना चाहिए, भारत का निवासी हो। और भारत के अन्य निवासियों के लिए भी अलग प्रारूप है, वो अलग फॉर्म है। मुख्य रूप से भारत के निवासी हूँ, 18 साल एज होनी चाहिए। और उसके साथ में आप आधार कार्ड दे देते थे। कुछ समय पहले तक आधार कार्ड के अलावा आपसे एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी एक दस्तावेज अलग से लिया जाता था। लेकिन अब नए वोटर के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है कि नहीं उनसे वोटर आईडी, माफ करिएगा, नहीं उनसे आधार कार्ड लिया जाएगा, और नहीं किसी अन्य दस्तावेज, मुख्य रूप से जैसे बैंक का पासबुक हो गया, आवासीय ये इससे पहले कोई बिजली का बिल हो गया, या और कोई दस्तावेज जिसपे पता लिखा रहता था। ठीक है, तो इस तरीके से गैस कनेक्शन हो गया, तो वो अब मान्य नहीं हो गया मुख्य रूप से। अब जो होगा मुख्य रूप से 11 दस्तावेज जिसके लिए नामित किया गया है, वही 11 दस्तावेज आपको देने होंगे। 11 दस्तावेज में आप बखूबी तौर पे वाकिफ हुए होंगे। आप कमेंट के जरिए से हमसे, अगर आपको परेशानी हो तो आप कमेंट के जरिए से हमसे पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और चलिए अब आते हैं, इसके बाद जो है अब आपको 11 दस्तावेज में ही लेना होगा। साथ ही ये भी एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि हमारा नाम 2003, चूंकि एज क्राइटेरिया जो इस पूरे एसआईआर प्रोसेस के तहत बताया गया है, 1 अगस्त 2000 1 अगस्त 1987 से पूर्व के पैदा हुए, या फिर 1 अगस्त 1987 से लेके 1 दिसंबर 2004 तक, तो उनके बीच में क्या है कि अगर वो पैदा हुए तो अपने साथ में माता या पिता में से किसी एक का देना है। 2 दिसंबर 2004 से अब तक यानी वर्तमान 18 साल होने तक जो मतदाता जुड़ चुके हैं या होने को हैं, उनको अपने साथ अपने माता और पिता दोनों का दस्तावेज देना होगा। तो ये प्रक्रिया है, और इसी तहत नए नाम भी जोड़े जाएंगे। अब पुराने ढांचे को अपनाया नहीं जाएगा, ये सख्त इंस्ट्रक्शन है, और अगली प्रक्रिया में आप इसे बखूबी तौर पे जान भी पाएंगे। चलिए अब अगला जो है वो है 2003 से 2025 के मतदाता में के वोटर लिस्ट से संबंधित जो अपडेट है। आप कई बार सुनते भी रहे होंगे कि इसके बारे में बताया जाता है, उसमें क्या अपडेट है, मुख्य रूप से क्या बातें हैं, वो भी आपको बताते चले। अगर आपका नाम, अमूमन ये जो क्राइटेरिया है 2003 के वोटर लिस्ट का, वो आमतौर पे 40, जिनकी उम्र 40 के आसपास है वो उनके लिए ख़ास तौर पे है। वरना आमतौर पे जो 40 से नीचे एज होगा उनका नाम तो 2003 के वोटर लिस्ट में होगा ही नहीं। चूँकि वोटर लिस्ट में नाम यानी मतदाता होने के लिए आपकी उम्र जो है न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए। तो आप 22 साल पहले सर्वे हुआ, 18 साल है, 40 साल अमूमन, यानी 40 साल से ज़्यादा हो तो आप आंकड़ा मिला लें। तो इसके लिए ये है कि 2003 के सर्वे में यानी जो विशेष गहन परीक्षण हुआ था 2003 में, उसमें आपका अगर नाम है तो आपको किसी अन्य दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, और इसमें साथ ही ये भी सहूलियत है कि पिता या माता के आधार पे भी आपका नाम जो है उसको वेरिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर पिता या माता में से है तो वो 2003 के नाम के साथ में आपकी एज क्राइटेरिया क्या है वो इस पे भी डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको 3 क्राइटेरिया बताया, 1987 यानी जो एक्चुअल डेट है उससे पूर्व, और 1 अगस्त 1987 के बाद 1 दिसंबर
2004 तक, और दिसंबर 2 दिसंबर 2004 से वर्तमान तक जो मतदाता हैं या 18 साल जिनका एज हो चुका है, उनके लिए मुख्य रूप से। तो ये 3 क्राइटेरिया में आपको देखनी है कि आपका जो है अब नए नाम जोड़ने के लिए या 2003 में अगर आपका नाम है तो कोई भी दस्तावेज आपको देने की आवश्यकता नहीं है। आपके बीएलओ जो होंगे, आपके मतदान स्तरीय पदाधिकारी जो होंगे, बूथ लेवल ऑफिसर होंगे, आपके मतदाता को यानी आपके वोट जो आपका नाम है वो चिन्हित मतदाता सूची में, उसे वो वेरीफाई कर देंगे। इस वीडियो में हम अभी एक अपडेट देते चले, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी भी जुड़ते हैं और जो बीएलओ भी हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे मुख्य अपडेट्स हैं, और साथ ही हमारे जो नागरिक हैं, हमारे चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट आपकी बीच जो हम सिलसिलेवार लेके चल रहे हैं। तो इसको आप समझते चलें। तो 2003 के वोटर लिस्ट और वर्तमान वोटर लिस्ट में ये अंतर है कि 2003 के वोटर लिस्ट यानी आज से 22 बरस पहले आपका अगर नाम है, तो आपको वर्तमान जो एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है उसमें आपको किसी भी तरह की दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। बीएलओज आपको आपके वोटर लिस्ट को वेरीफाई करेंगे अगर वास्तव में नाम है। अगर आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया है तो अन्य परिवार के साथ सदस्यों के साथ भी आप टैग किए जाएंगे, तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि उसका प्रिंट आउट आप ज़रूर निकाल लें। इसके अलावा बिहार में मतदान मुख्य रूप से कब होने हैं, बहुत सारे सवाल, चूंकि राजनीतिक पटल पे ये बातें चलती रहती हैं। जो मेरा आंकड़ा है, जो मैंने जांच पड़ताल के अनुसार पाया, तो ये नवंबर 15 यानी मध्य तक, मिडल नवंबर तक ये इलेक्शन होने को है बिहार में। ठीक है। और इसके बाद आते हैं बीएलओ के लिए मुख्य, चूंकि बीएलओ जो होते हैं वो यहाँ जो भी डेटा कलेक्शन होगा उसके बाद पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। और बीएलओ जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि पहले चरण में उन्होंने बहुत सारे काम किए। पहले जो फॉर्म दिया गया था एनुमरेशन गणना प्रपत्र, उसको जो सीरियल था और उसके बाद मतदाता को उन्होंने दिया, वितरित किया। उसके बाद कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के बाद उसका संधारण किया गया। और हम अपने बीएलओ से भी आग्रह करेंगे कि आपने जितने भी गणना प्रपत्र है उसको आप क्रम वाइज यानी क्रमवार लगा लें। जो इससे नहीं होने की वजह से आपकी दुश्वारियां होंगी, आपको परेशानी होगी। साथ ही एसडी, ऑप्शन शिफ्टेड और डेथ, जो कि एसडी है, उसे आप अलग अलग कर लें और उसकी एक सूची तैयार कर लीजिए, ताकि कितने नाम आपने एसडी के तहत नामित किए हैं, और अगले जो प्रारूप अगले दिन में ड्राफ्ट जो प्रारूप प्रकाशन होगा उसमें आप मिलान भी कर लें कि जो मेरा एसडी है वो फाइनल जो वोटर लिस्ट पब्लिश हुआ यानी 1 अगस्त को प्रारूप के तौर पे, उसमें नाम वो कटें या नहीं कटें, ये भी मिलान कर लेना है। इसके बाद एसडी का आप सबने ऐप के माध्यम से एंट्री भी कर चुके होंगे, चूंकि बहुत सारे अपडेट भी उसमें आते रहे हैं। समय समय पे अपडेट करते रहिए आप ऐप को। इसके अलावा अभी वर्तमान में अगर आप ऐप को ओपन करिएगा तो आप पाएंगे कि आपका बूथ संख्या के साथ सारे वोटर की संख्या चेंज हो चुका है। इसीलिए पिछले 2-3 दिनों में इलेक्शन सीईओ बिहार, मुख्य रूप से इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी किया है कि बीएलओ ऐप पे कोई भी गतिविधि कार्य न किया जाए। चूंकि जैसे ही आपका ड्राफ्ट चेंज होगा, ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, प्रारूप प्रकाशन होगा, उसके बाद आपका वास्तविक जो मतदान केंद्र है वो भी अपडेट हो जाएगा, जो बदलाव हुआ है। साथ ही वोटर की वास्तविक संख्या भी अपडेट हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करिए कल तक का, जैसे ही प्रकाशन होता है उसके बाद आप इस पे काम करना प्रारंभ करिएगा। इससे पहले काम ना करें तो बेहतर है। इससे पहले अब बीएलओ जिन्होंने काम करना शुरू किया या क्या करना है, तो बहुत सारे उपापोह की स्थिति है, अच्छे से ट्रेनिंग कई बार नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले जो 2003 और 2025 का वर्तमान वोटर लिस्ट अब तक रहा है उसका आप मिलान कर लें। 2003 के वह मतदाता जो 2025 में भी शामिल हैं, आमतौर पे जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा होगी उन्हीं को आप देख लें। तो मिलान कर लें और कोशिश करें कि हाइलाइटर का इस्तेमाल करें, जिससे आप आने वाले समय में उसकी पड़ताल अच्छी तरीके से कर पाएँ। साथ ही जो अंतिम बीएलओ रजिस्टर है, मुख्य रूप से जो सीईओ बिहार के वो सबमिट की जानी है, उस रजिस्टर में भी आप सबसे पहले जो विधानसभा संख्या है और साथ में बूथ संख्या और सीरियल नंबर, ये 3 चीजें भरनी है। माफ करिएगा।
तीन चीज़ें भरनी है, यानी कि जो है एक असेंबली कंस्टिट्यूएंशन नंबर, विधानसभा संख्या। अभी वर्तमान में अगर हम जिस जगह से हैं, अरब 194 विधानसभा, ये एक 2003 के उस विशेष एसआईआर के समय ये 198 विधानसभा हुआ करता था। बूथ आपका चेंज हो सकता है, सीरियल क्रमांक भी चेंज हो सकता है वोटर का, तो वो वेरीफाई करके उसके बाद लिखा जाना है। ठीक है, तो इसके साथ ये तैयारी अगर आपने कर लिया है, तो अब 2003 का जो वोटर लिस्ट मिलान करने के उपरांत आप चिन्हित करते हैं। चिन्हित करने के बाद अब 2003 के वोटर लिस्ट को अपने ऐप के माध्यम से अगले दिन, जब आपका ऐप पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा और उसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया जाएगा काम करने के लिए, तो सबसे पहले आप 2003 के मतदाता को चिन्हित करें और मार्क करिएगा। और उस साथ ही जो 2003 के वोटर लिस्ट को चिन्हित या टिक लगाने के बाद उसके वोटर लिस्ट को ऑनलाइन पोर्टल यानी कि बीएलओ ऐप पे अपडेट भी करना है, अपलोड करना है। तो ये 2003 के मतदाता के लिए होगा। अब वह मतदाता, एक बड़ी अपडेट अपने बीएलओ साथी के लिए बताने जा रहा हूँ। अब वैसे मतदाता जिनका नाम न तो 2003 के रजिस्टर में है और अब वर्तमान में उनका नाम है, चूंकि 40 से के आसपास या उससे कम होंगे, या कुछ ऐसे भी मतदाता होंगे जिनका नाम एज तो ज़्यादा है लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं रहा होगा, तो उनके लिए अपडेट यह है कि उन सभी से दस्तावेज कलेक्शन शुरू हो चुका है अगले दिन से, यानी कि 1 अगस्त से लिया जाना है। और ये दस्तावेज का पूरा प्रोसेस जो होगा वो इसी दावा आपत्ति यानी कि 1 अगस्त 2025 से लेके 1 सितंबर 2025 के बीच में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप चूंकि इनुमरेशन फॉर्म को आप सीरियल कर चुके हैं, अभी आप सारा दस्तावेज आपके पास जमा है, और कुछ जगहों पे सुनने में आया कि वो दस्तावेज ब्लॉक में यानी प्रखंड स्तर पे जमा करा लिया गया है, वो एक्सेप्शन केस है। बहरहाल, तो उसको क्रम वाइज आप जरूर रखिएगा, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करिएगा और अपलोडिंग के बाद भी वो दस्तावेज को उसी क्रम के अनुसार रखें, आपको आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई दुश्वारी, किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम अपने बिहार की जनता से भी आग्रह करेंगे कि अपने दस्तावेज को सही तरीके से रखें। जब आपके दरमियान बीएलओ मतदान स्तरीय पदाधिकारी जाते हैं, तो वो दस्तावेज आप जो चिन्हित 11 प्रति में से कोई एक दस्तावेज जो आपको देनी है, उसको आप उन्हें दें, ताकि समय अनुसार आपके तमाम तर चीज़ें कंप्लीट हों और पूरी रिपोर्ट अच्छी तरीके से जा सके। अब बीएलओ जो होंगे उन दस्तावेज को कल से शुरू करने के कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन के बाद आप उसे सीरियल करें। सीरियल करने के साथ में आप जब अपलोडिंग करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, तो उससे पहले क्रम को आश्वस्त हो लें कि चेंज होने के बाद क्रम संख्या वोटर का क्या रहा है और किस तरीके से वो कल इस पे फिर अगर चूंकि बड़ी अपडेट हो जाएगी वो, और अपडेशन के बाद क्रम भी चेंज होगा। कुछ जगहों पे बहुत सारे ऐसे वोटर होंगे जो आपके क्षेत्र में नहीं, पहले बूथ में नहीं थे, अब वो नए वोटर जुड़ चुके हैं। ऐसे बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो उसके बारे में फिर समय समय पे हम अवगत कराते रहेंगे। अब है इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि जब आपको अपडेट मिल जाएगी बीएलओ ऐप पे, जो एसआईआर है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जाना है, फिर उसके बाद अपलोड वेरीफाइड डॉक्स पे जाना है, जो कि सभी वोटर का किया जाना है। सभी वोटर अर्थात जिनका दस्तावेज आप ले रहे हैं और जिनका नहीं लेना है 2003 के आधार पे, उनको भी आप वोटर लिस्ट के माध्यम से अपलोड करेंगे, वेरीफाई करना है। इसके अलावा आप, फिर मैं बताते चलूं, अपने इनुमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र को हम बीएलओ से आग्रह करेंगे, गुजारिश है कि उसको सीरियल कर लीजिए, जिससे आपको एसडी मार्क करने में आसानी हो, और उसके एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ, साथ में डीएससी को अलग अलग कर लें और उसे क्रम वाइज लिख लें, चार्ट बना लें। तो ये मुख्य कुछ अपडेट थे जो एसआईआर से रिलेटेड था। अगले दिन से जो प्रक्रियाएं प्रारंभ हो रही है, उसमें किस किस तरह की दुश्वारी पेश आएगी, आप उसके ज़रिए से अपनी राय भी कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब आपको यकीनी तौर पे दी जाए। और हाँ, आप ये जो मुख्य बातें थी इसके दरमियान मैंने आपको बताया
अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं, सुझाव आप हैं इस एसआईआर के रिगार्डिंग कोई सवालात वगैरह हैं, तो आप कमेंट के ज़रिए से हम तक ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं, तो हमारे अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डले हुए लिंक को आप हमारे ऑफिशियल यार मोहम्मद अंसारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को यानी ऑफिशियल फेसबुक यार मोहम्मद अंसारी को फॉलो करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देख लेते हैं किसी तरह के कोई सवालात वगैरह हैं, आपके क्वेश्चन हैं, तो उसको हम लोग एक के बाद दिगरे उसे देख लेते हैं और उस पे हम जो भी आपके सवाल है उस पे हम देखते हैं। बहुत सारे हमारे नाज़रीन इस वीडियो को देखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो अपडेट हो, जो वास्तविक चीज़ें हों, हम आपके दरमियान लाएं, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो हमसे जुड़े रहें। हम ये चाहते हैं और आप आपके तमाम तर परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते रहे हैं। तो ये एसआईआर से रिलेटेड जो बड़ी अपडेट थी, मैंने सोचा कि आप सभी से साझा कर दिया जाए, इसके बारे में अवगत करा दिया जाए। चूँकि 1 अगस्त से प्रक्रिया दोबारा से सेकेंड फेज़ में प्रारंभ हो रही है। तो कल आप अपने वोटर लिस्ट को भी वेरीफाई कर लीजिएगा और साथ ही अपने मतदाता, अपने लोगों से आग्रह करेंगे, गुजारिश होगी कि आपके घर में जितने भी परिवार के सदस्यों का वोटर लिस्ट में नाम है, जिनका ईपिक रखा है आपने, वोटर कार्ड आईडी कार्ड रखा है, उसको भी आप बीएलओ हेल्पलाइन के माध्यम से यानी वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी हो वोटर को पता करने में, अपने परिवार के सदस्यों का नाम मालूम करने में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो के लाइव सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले अपडेट में इसी तरीके से हम नई कोई मुख्य बातें, इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेके आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक के हवाले से। तो आप सभी का अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा।